देखिए आपका द इंडियन एविडेंस एक्ट चल रहा था और इसमें अब आगे बढ़ा जाए, जहाँ तक पढ़ाया गया है उसको एक दो मिनट दोहरा दिया जाए और तब आपका आगे बढ़ा जाए। देखिए हम बता रहे थे 2 दिन से आपका क्लास मैंने ये चल रहा है, ये चैप्टर एविडेंस क्या है इसके बारे में हम बता रहे थे। तो एविडेंस के बारे में जो हमने अब तक बताया है उसमें हमने ये बताया है कि एविडेंस को शुद्ध रूप से परिभाषित न करते हुए आपका बेयर एक्ट में इसे 2 काइंड्स में बांट दिया गया है। एक ओरल एविडेंस यानी कि मौखिक साक्ष्य और दूसरा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस यानी कि दस्तावेजी साक्ष्य। इसी का पोस्टमार्टम करके या इसी का चीड़-फाड़ करके विद्वानों ने साक्ष्य के 8 प्रकार बताए हैं और 8 प्रकार मैं बता चुका हूँ, जो मेंस में भी पूछा जाता है और प्री में। तत्पश्चात तब ये समस्या आती है कि कौन एविडेंस है और कौन नहीं है। भी आते हैं और कुछ केस भी आते हैं, कौन केस किन राज्यों में पूछा गया है ये भी आपको लगातार बताया जा रहा है। इसी बिंदु पर हम चल रहे थे कि कौन साक्ष्य है और कौन नहीं है। इसमें जो हमने बताया था वह आपका मैं बता रहा था। अगला पॉइंट आपका सीसीटीवी कैमरा। क्या जो सीसीटीवी कैमरे में ये पिछली बार उत्तराखंड में क्वेश्चन आ चुका है कि सीसीटीवी कैमरे में जो बातें रिकॉर्ड होती हैं क्या इसे एविडेंस माना जाएगा कि नहीं। तो उससे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने टोमासो बूनो वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के बाद में 2015 ईस्वी में आपका सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्डिंग हुई है उसे एविडेंस माना, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अभिलेख माना और सेक्शन 6 में आपका यानी कि रेजिस्ट्रे के तहत सुसंगत माना। इसके बाद आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बताई गई थी। इसके बाद टेप रिकॉर्डर अच्छे से याद रखना है। तो चाहे सीसीटीवी कैमरा आए, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग आए, चाहे टेप रिकॉर्डर आए, ये किस सेक्शन में रेलेवेंट होंगे, 6 में, और ये साक्ष्य माने जाएंगे। केस सहित कल बताया गया था और इसको अच्छे से याद रखना। इसके बाद आगे बढ़ा जाए, न्यायालय द्वारा किया गया स्थानीय निरीक्षण यानी कि लोकल इंस्पेक्शन। यानी कि अब समस्या ये आती है कि अगर न्यायालय द्वारा स्थानीय निरीक्षण किया जाता है तो क्या वह जो स्थानीय निरीक्षण है, लोकल इंस्पेक्शन है, इसे एविडेंस माना जाएगा कि नहीं। तो न्यायालय द्वारा किया गया स्थानीय निरीक्षण को भी एविडेंस माना गया है। और आपका सेक्शन याद रखना है कि यूपी में कैसे मॉडल बना, एमपी में कैसे मॉडल बना, उत्तराखंड में कैसे बना। तो इसके लिए आपका सीआरपीसी की कौन कौन सी धारा पढ़ेंगे। 3 धारा, 3 सेक्शन एक साथ सीआरपीसी का पढ़िएगा। एक आपका 139, दूसरा सीआरपीसी का सेक्शन 148 पढ़िएगा और तीसरा 301। और जहाँ तक सीपीसी के सेक्शन की बात है, जो सीपीसी में आप जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे आर्डर 18 का रूल 18। यानी कि सीपीसी में
आप पढ़ेंगे आदेश 18 का नियम 18। देखिए एक क्वेश्चन पीटी में यहाँ से कहीं गया नहीं और निश्चित रूप से आपका हेलो ये तो आवाज़ तेज कर रही है, नहीं आ रहा है। एक सेकंड देखिए तो होल्ड रखते हो। आवाज़ देखते तो फुल कर दीजिए जितना हो सकता है। असल बात नेट आज चल नहीं रहा है, मोबाइल से कनेक्ट किया गया है इसलिए थोड़ा हमें लगता है दिक्कत है वाईफाई से। वो नेट कहीं से टीचर ने फ़ोन किया था, वो देख रहा है सबका जो हमारे यहाँ लगा है सिस्टम, सभी लोगों का डिजिटल। एक सेकंड रुकिए, हाँ रुकिए, हाँ कॉलर में लगाने वाला है उसी को लगा के बोलते हैं। हेलो हेलो चेक करिए तो थोड़ा, एक सेकंड होल्ड रखें, हम बता रहे हैं, चेक करवा लें तब क्लास शुरू किया जाए। हेलो हेलो, हाँ आ रहे हैं, हेलो 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 हेलो, अब देखिए तो तेज हुई। ठीक ठीक ऐसे को लगा के पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। देखिए आपका आवाज़ में कुछ समस्या आ गई थी, इसके लिए हमें खेद है और आपका पुनः एक बार शुरू किया जा रहा है क्योंकि आवाज़ थोड़ा धीमी आ रही थी। देखिए आपका कौन एविडेंस हैं और कौन नहीं है, इस बात को हम बता रहे थे। यहाँ से क्वेश्चन आपका निश्चित 1 या 2 प्री में मिलेगा और इंटरव्यू में भी मिलता है। तो ऐसी दशा में आपका हम न्यायालय द्वारा किया गया स्थानीय निरीक्षण यानी कि लोकल इंस्पेक्शन बता रहे थे। अब यहाँ जब भी पढ़िए पहला क्वेश्चन ये है कि क्या न्यायालय द्वारा किया गया स्थानीय निरीक्षण साक्ष्य माना जाएगा कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा माना जाएगा। दूसरा जो एमपी का मॉडल है वह ये पूछा था कि जो न्यायालय निरीक्षण करता है घटना स्थल का, वह साक्ष्य में किस रूप में प्रयोग किया जाएगा, अर्थात सब्सटेंशियल एविडेंस होगा यानी कि सारवान साक्ष्य होगा कि कार्बोरेटिंग नेचर का होगा यानी कि संपोषक साक्ष्य होगा कि हेल्पिंग नेचर का होगा यानी कि न्यायालय केवल हेल्प ले सकता है, सहायता ले सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आगे भी बन सकता है और आपका एमपीजे में ये क्वेश्चन बना था। तो सीआरपीसी का सेक्शन 310 में स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि इसका केवल हेल्प लिया जा सकता है, यानी कि आपका न तो सब्सटेंसिव एविडेंस होगा न तो कार्बोरेटिंग एविडेंस होगा, बल्कि कैसा प्रयोग होगा, केवल हेल्प के लिए यानी कि आपका सहायता के लिए। ये जरूर याद रखिए, ये एमपीजे में फिर बता दिया जाए, पूछा गया है। अब जब भी स्थानीय निरीक्षण पढ़िए तो आपको फिर बताया जाए, आपका कोरिलेशन भी अच्छा करना पड़ेगा और कोरिलेशन आपका ऐसा करिए कि दूसरी जगहों से भी 1-2 आपको क्वेश्चन मिले, ज्ञान भी हो।
स्थानीय में आपका 3 सेक्शन याद रखिएगा। 139 का जो सेक्शन है ये झारखंड में पूछा गया है। 148 वाला आपका पूछा गया है, कह सकते हैं एमपी में। और 310 तो कई राज्यों में। तीनों को लिख लेना चाहिए एक जगह, ताकि गलती की कोई संभावना न हो। देखिए, अगर लोकल इन्वेस्टिगेशन आए अर्थात स्थानीय अन्वेषण आए तो आप सेक्शन मारिएगा 139। अगर लोकल आपका इंक्वायरी आ जाए, स्थानीय जांच आ जाए कंपटीशन में कि किस सेक्शन में है, तो 148 मारिए सीआरपीसी और यहीं घुमा दे हल्का सा लोकल इंस्पेक्शन या स्थानीय निरीक्षण आ जाए तो सेक्शन 310 मारकर आना है। यही क्वेश्चन अगर सीपीसी में अभी तक पूछा नहीं गया है, हो सकता है कि सीपीसी में पूछ ले। अगर यही क्वेश्चन दे दे सीपीसी में कि सीपीसी के किस आर्डर के किस रूल में न्यायालय लोकल इंस्पेक्शन कर सकता है, स्थानीय निरीक्षण कर सकता है, तो आपका सिविल मामलों में क्या जवाब रहेगा? आदेश 18 का नियम 18। अब अगला, ये अगला देखा जाए न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान। ये भी आपका पूछ चुका है, गलत न हो। यानी कि जो मजिस्ट्रेट या जज हैं उनका जो पर्सनल नॉलेज होता है किसी घटना के बारे में, क्या उसे वह एविडेंस के रूप में आपका एविडेंस के रूप में मान्यता देकर और उसको साक्ष्य में प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं? तो एक लाइन याद रखिएगा, न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान साक्ष्य नहीं होता। फिर एक बार देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन बना है इस पर भी। न्यायाधीश का व्यक्तिगत ज्ञान साक्ष्य नहीं होता। केस पूछा गया था, केस भी गलत न हो। हर प्रसाद वर्सेज शिव दयाल, हर प्रसाद वर्सेज शिव दयाल के केस में यह निर्णय दिया गया। अगला हम देखते हैं को एक्यूज्ड यानी कि सह अभियुक्त। यानी कि जो सह अभियुक्त होता है, जो को एक्यूज्ड होता है, क्या उसकी जो कन्फेशन है या संस्वीकृति है, क्या वह साक्ष्य मानी जाएगी कि नहीं? तो इसके लिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 30 देखेंगे। आइए धारा 30 की कुछ पहले विशेषता हम बता दें, और विशेषता के बाद आपका सेक्शन 30 का एक केस याद रखिएगा, कश्मीरा सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी का केस याद रखना है। और यूपीजे में कैसे क्वेश्चन बना और साक्ष्य है कि नहीं, तो इसे साक्ष्य सामान्यतः नहीं माना जाता। तो न्यायालय केवल क्या कर सकता है, तो विचार में ले सकेगा। बेरेट की भाषा भी याद रखिए, विचार में ले सकेगा। आइए थोड़ा डिटेल में इसको हम देखते हैं। आपका सह अभियुक्त की संस्कृति यानी कि को एक्यूज्ड द्वारा किया गया कन्फेशन, यानी कि इसको कहावत पर एक सेट किया जाता है। कहावत ये कही जाती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। यानी कि हम तो जाएंगे, तुमको भी क्या करेंगे, ले जाएंगे। एक कहानी इस पर 1 मिनट जानिए, बहुत अच्छी कहानी है आपका देखा जाए। यानी कि बिहार एपीओ प्री का एग्ज़ाम था
और मनु सर के पढ़ाए हुए लड़के गए थे और आपका एक लड़का एक लड़की से मिला और दोनों अपना बखान करने लगे। आगे पीछे आपका एक ही सेंटर पर आगे पीछे रोल नंबर था। लड़की ने कहा कि मैं बता दूंगी जीएस में और लड़के ने कहा कि मैं बता दूंगा लॉ में। हुआ वहीं जो वादा हुआ था, लेकिन एग्ज़ाम के बाद पता लगा कि लड़के ने जो लड़की को बताया सब गलत बताया और लड़की ने जो बताया लड़के को सब गलत बताया। अर्थात दोनों का इरादा यही था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी क्या करेंगे, ले डूबेंगे। तो उसी तर्ज पर आपका सेक्शन 30 पढ़ा जाता है। एक सह अभियुक्त है, को एक्यूज्ड है, तो को एक्यूज्ड कहा किसे जाएगा, पहले ये जानना है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही अपराध के लिए ज्वाइंट ट्रायल या संयुक्त विचारण चलता है तो उन्हें आपस में सह अभियुक्त कहा जाता है। ऐसी दशा में उनमें से एक अभियुक्त ने कन्फेशन किया हो और कन्फेशन ऐसा हो कि वह स्वयं को भी फंसाता हो और अन्य जो सह अभियुक्त हैं उनको भी फंसाता हो, तो समस्या ये है कि इसके द्वारा जो ये कथन किया गया है, संस्कृति की गई है, क्या ये दूसरे सह अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य में मान्य होगी? तो कानून ये कहता है कि न्यायालय ऐसे कन्फेशन को क्या कर सकता है, विचार में ले सकेगा। इस पर केस आया कश्मीरा सिंह बनाम स्टेट ऑफ एमपी का। याद रखिए, पूछा जाता है हमेशा। इस केस में हुआ क्या था देखना है। कश्मीरा सिंह सहायक फूड इंस्पेक्टर था एमपी में और चावल को पॉलिश करवा रहा था। तब तक इसका अधिकारी आया, पकड़ लिया और इसे सस्पेंड कर दिया गया। कश्मीरा ने आपका धमकी दी थी कि मैं मजा चखाऊंगा और 6 माह बाद इस अधिकारी का बच्चा गायब हुआ और एक कुएं में उसकी लाश मिली और 3-4 लोगों पर मुकदमा चला। अब कश्मीरा के खिलाफ साक्ष्य नहीं था, केवल सह अभियुक्त की स्वीकृति थी। हत्या के मामले में हाई कोर्ट ने दंड दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और कहा कि केवल और केवल सह अभियुक्त के कन्फेशन के आधार पर किसी दूसरे सह अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता और सेक्शन 3 में जो एविडेंस की परिभाषा है उसमें इसे एविडेंस माना ही नहीं जाता। अब आपका अगला देखना है दूसरे विनिश्चय का साक्ष्य। दूसरे विनिश्चय का साक्ष्य का मतलब ये हुआ कि अगर किसी अन्य मामले में फैसला आया है तो क्या ऐसी दशा में उस मामले के फैसले को न्यायालय में प्रस्तुत करके और साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि नहीं? तो सामान्यतः नहीं। यानी कि दूसरे मामले में दिया गया निर्णय सामान्यतः एविडेंस नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक मामले को उसके तथ्यों पर, उसके फैक्ट पर निर्णय करना चाहिए, पूर्ववर्ती निर्णयों के आधार पर नहीं। इसके बाद पंचनामा पूछा जाता है। पंचनामा भी साक्ष्य नहीं होता, लेकिन पंचनामा तभी साक्ष्य होगा जब पंचों की परीक्षा की गई हो। न्यायालय में जो लाश का पंचनामा भरते समय गवाह थे उन्हें न्यायालय में क्या किया गया हो, बुलाया गया हो। इसके बाद आता है आपका अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त साक्ष्य। ये जो आपका केस हम बताएंगे 2018 यूपी एपीओ में आया था और ये केस आपका ये जो बताएंगे
और अभी बिहार एपीओ प्री में भी आया था, जिसमें कि केस तो नहीं दिया था लेकिन एक समस्या बना दिया था और उस समस्या के आधार पर ये दिया था कि ये जो एविडेंस होगा ये एडमिट होगा कि नहीं, अर्थात ग्राह्य होगा कि नहीं। दो क्वेश्चन आए थे। यूपी एपीओ में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। एक लाइन पहले याद रखिए, साक्ष्य चाहें जिस तरीके से प्राप्त किया जाए, वो तरीका महत्वपूर्ण नहीं है। अगर वह साक्ष्य रेलेवेंट है, उचित है, यानी कि एविडेंस की धारा 5 से लेकर 55 तक में कहीं सेट हो जाता है तो वह साक्ष्य रेलेवेंट होगा, भले ही अनुचित साधनों द्वारा या गलत तरीके से एविडेंस एक्ट का उल्लंघन करके सीआरपीसी में दिए गए प्रावधानों का उल्लंघन करके भले ही उस एविडेंस को पाया गया हो। यानी कि सुसंगत साक्ष्य सुसंगत ही रहता है, भले ही उसे एविडेंस या सीआरपीसी के प्रोविजन का वायलेशन या अतिक्रमण करके पाया गया हो। ये दिमाग में भर लेना है, उसके बाद केस पर आना है। देखिए केस क्या हुआ। दो केस आपको याद रखना है, एक प्रिवी काउंसिल का हम बताएंगे और दूसरा आपका भारत के उच्चतम न्यायालय का। देखिए प्रिवी काउंसिल का पहला केस इस विषय पर हम बताते हैं, बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर। बीके घोष वर्सेज इम्परर, पूरा नाम है बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर। बारेंद्र कुमार घोष वर्सेज इम्परर का जो केस है, इसका उपनाम अलीपुर षड्यंत्र केस भी कहा जाता है। तो उपनाम भी आजकल पूछा जा रहा है, उपनाम याद रखिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। अलीपुर षड्यंत्र केस। इसे दूसरा उपनाम डाकघर लूट कांड भी कहा जाता है या पोस्टमास्टर हत्याकांड भी कह सकते हैं। अब हुआ क्या था, देखिए आपका जज का नाम पूछा गया है। जज का नाम था लॉर्ड समनर या लॉर्ड सुमनर, चाहे समनर दे या सुमनर दे। और जज सुमनर ने क्या कहा, ये पिछली बार बीएचयू एलएलएम में हम बताएंगे कोटेशन, वही कोटेशन हूबहू उठाकर बीएचयू एलएलएम प्रवेश परीक्षा में भी दिया था। देखिए आपका इसमें हुआ क्या था, 3 व्यक्ति पूर्व निर्धारित योजना बनाकर प्री प्लान्ड करके एक डाक खाने पर आते हैं। 2 व्यक्ति डाक खाने के अंदर घुसते हैं, कैशियर से झोला छीनने लगते हैं। कैशियर ने विरोध किया तो उसमें से एक ने कैशियर को गोली मार दी और आपका पतली गली से भाग लिए। बारेंद्र कुमार घोष गेट पर खड़ा था, आदमी देख रहा था कि कोई आ न जाए, और जब हल्ला हुआ तो ये भी भागने लगा। लोगों ने पीछा किया, ये पकड़ा गया। इस पर 34 आईपीसी / 302 का आरोप लगा, यानी कि कॉमन इंटेंशन के अग्रसरण में मर्डर का किया जाना इत्यादि। बारेंद्र कुमार घोष ने पहला ये कहा, बचाव लिया कि मैं तो मात्र खड़ा था। तो न्यायालय ने, सुमनर ने ये कहा कि जो व्यक्ति, यही वाक्य याद रखना है, जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं और अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वे भी अपराध में शामिल माने जाएंगे। फिर एक बार इस वाक्य को देखिए, हो सकता है यूपीजे या इत्यादि राज्यों में पूछ ले। जो व्यक्ति मात्र खड़े रहते हैं, अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हैं, वो भी अपराध। सेक्शन 34 इसीलिए बनी है कि यह धारा
आपका सेक्शन 34 आईपीसी का इसीलिए बनी है कि खड़े हुए व्यक्ति को भी बराबर का क्या माना जाए, दोषी। यानी कि आपका मेरी राय में या अपना विचार कहिए तो आपका कह सकते हैं कि बारेंद्र कुमार बाहर खड़ा था, तो मेरे विचार में आपका पंजीरी और प्रसाद तो बट नहीं रहा था कि बाहर खड़े होकर लाइन लगाए हो, खड़े हो तो तुम भी अपराध में बराबर के क्या होगे, दोषी। अगला देखिए, अगला आपका केस आया था जो यूपी एपीओ में इस बार आया था, वो बताया जाए। पुष्पा देवी राम जतिया, पुष्पा देवी राम जतिया वर्सेज ML बाधवा। इस बार 2018 यूपी एपीओ में यह केस आया था। क्वेश्चन ये बना था कि किस केस में कहा गया कि अनुचित साधनों द्वारा प्राप्त साक्ष्य रेलेवेंट या उचित या सुसंगत या प्रासंगिक होता है, तो पुष्पा देवी राम जतिया वर्सेज ML बाधवा AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट। अगला आया जाए, दूसरे अपराधों के अन्वेषण में अभिप्राप्त साक्ष्य देखा जाए। यानी कि एक अपराध का अन्वेषण चल रहा है, उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी दूसरे अपराध का एविडेंस मिल जाता है तो क्या रेलेवेंट होगा कि नहीं, सुसंगत और ग्राह्य होगा कि नहीं, तो आपका जवाब रहेगा सुसंगत भी होगा, ग्राह्य भी होगा। ये क्वेश्चन यूपी जे में आ चुका है, केस गलत न हो। केस आया है रोनी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, रोनी वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है जिसमें कि ये बात बताई गई। इसके बाद आपका आता है मंत्रियों एवं विधायकों के भाषण। यानी कि किसी बिल पर या विधेयक पर जब संसद में या राज्य विधानमंडल में आपका चर्चा होती है तो क्या जो मंत्री वहाँ अपनी बात रखते हैं, आपका सांसद या विधायक जी रखते हैं, क्या वह एविडेंस माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। वह एविडेंस माना जाएगा कि नहीं, नहीं माना जाएगा। अगला ये अभियुक्त का लिखित कथन। अगर अभियुक्त अपना रिटन स्टेटमेंट देता है तो सामान्यतः उसे भी एविडेंस नहीं माना जाता, साक्ष्य नहीं माना जाता। इसके बाद आपका आता है सह अपराधी, यानी कि आपका एकम्प्लिक्स सह अपराधी। यहाँ से आपको फिर अच्छे से याद करना है, सह अपराधी का जो साक्ष्य होगा, स्टेटमेंट होगा, क्या उसे साक्ष्य माना जाएगा कि नहीं, तो साक्ष्य माना जाता है। देखिए, सह अपराधी एकम्प्लिक्स कहा जाता है। सह अपराधी अभी हम बताते हैं, लेकिन सह अपराधी जब भी पढ़िए, साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धाराएं पढ़नी है, सेक्शन तो यहाँ याद रखिए। साक्ष्य अधिनियम की धारा 24 पढ़ेंगे, 24 के बाद 133 पढ़ेंगे। इसके बाद सेक्शन 114 का एलिस्टेशन नंबर बी, यानी कि बी पढ़ेंगे। फिर आपका सेक्शन 134 पढ़ना है और फिर आपका सेक्शन 156 पढ़ना है। यानी कि एविडेंस की इतनी धाराएं पढ़नी है। जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, जब भी एकम्प्लिक्स पढ़िए, सह अपराधी आप पढ़िए, तो सीआरपीसी की भी कुछ धाराएं पढ़िए। 306 पढ़िएगा,
307 पढ़िएगा, 308 पढ़िएगा, 316 पढ़िएगा, यानी कि 316 पढ़ेंगे, 316। और केस एक आपका भुवनी साहू का केस है। भुवनी साहू का केस याद रखना है आपका। इतनी बातें पढ़नी है। ये चूंकि आगे डिटेल में हम पढ़ाएंगे भी इन धाराओं को, अतः यहाँ थोड़ा शॉर्टकट में निकाला जाए ताकि आपका और बातें भी आगे बढ़ें। क्योंकि आगे जब हम ए कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे, सह अपराधी पढ़ेंगे, तो हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे, लेकिन सह अपराधी के बारे में 2-3 नियम तो बताना ही पड़ेगा। सह अपराधी कौन होता है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी अपराध को करने या करवाने में मुख्य या सहायक रूप से शामिल होते हैं, लेकिन इरादे या इंटेंशन के साथ शामिल होते हैं, तो आपस में उन्हें एक कॉम्प्लेक्स या सह अपराधी कहा जाता है। ऐसी दशा में आपका जब सामान्यतः साक्ष्य कमजोर रहता है, तो इसी में से एक या एक से अधिक सह अपराधी को क्षमादान या पार्डन दिलवाया जाता है न्यायालय से, और कहा जाता है कि तुम अपने साथियों के खिलाफ गद्दारी कर दो और एविडेंस दो। इसी को गद्दार भी कहा जाता है, यानी कि अपने साथियों के साथ गद्दारी कर दिया। और इतिहास गवाह है कि क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, फांसी दी गई भारत में, आज़ादी के वीरों को। इसमें गद्दारों की बहुत बड़ी क्या रही भूमिका। और गद्दारों को अंग्रेजी सरकार इनाम देती थी, मुखबिरों को। आपका चंद्रशेखर आज़ाद जी को ही ले लीजिए, इनकी भी सूचना किसी ने पुलिस को दी थी, और गुप्त रूप से अंग्रेजी सरकार ने उस समय उसे बहुत कोठी और क्या क्या दिया था, तो बहुत इनाम मिलता था। और भाई आज भले आप गद्दार कहिए, लेकिन उस समय वो लोग इनाम के क्या थे, हकदार थे। तो सह अपराधी सक्षम साक्षी होगा कि नहीं, तो सेक्शन 133 बताती है कि सक्षम साक्षी होगा, और वह जो साक्ष्य होगा उसका वह सब्सटेंशियल एविडेंस होगा, यानी कि सारवान साक्ष्य होगा। याद रखिए। अब आता है अगला आपका, हाँ केस याद रखिएगा, भुवनी साहू का केस है। अगला हम लास्ट इसमें देखते हैं कौन साक्ष्य है कौन नहीं, वह FIR देखते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। जहाँ तक FIR की बात है, FIR या फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, यहाँ इंटरव्यू में बिहार में जे में पूछा गया था। देखिए थोड़ा CRPC में कोरिलेट 1-2 मिनट करना पड़ेगा, तब हम और चीज़ें बताते हैं। सेक्शन 2C में कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी कि संज्ञेय अपराध। संज्ञेय का मतलब हुआ सीरियस, सीरियस यानी कि गंभीर, गंभीर अपराध को परिभाषित किया गया है। ऐसा अपराध जिसमें पुलिस वारंट के बिना किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है, उसी को कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। ऐसे अपराध की सूचना सेक्शन 154 के तहत CRPC के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को, भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को दी जा सकती है, और जो ये सूचना दर्ज होगी उसी को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट या रपट इब्तेदाई या प्राथमिकी या प्रथम सूचना
रिपोर्ट कहा जाएगा। अब इंटरव्यू में ये क्वेश्चन बना था कि ये सूचना रिपोर्ट के पहले प्रथम क्यों लिखा गया है, तो आपका जवाब देना पड़ेगा आपको कि चूंकि संज्ञेय अपराध की सूचना समाज का कोई भी व्यक्ति भारत के किसी भी थाने के भार साधक अधिकारी को दे सकता है, अतः यह संभव है कि घटना एक हो और सूचनादाता अनेक हों। अतः जो समय की दृष्टि से पहली सूचना होगी वही सूचना एफआईआर मानी जाएगी और अन्य सूचनाएं एफआईआर मानी नहीं जाएगी। ये तमाम केस आया, ललिता कुमारी से लेकर तमाम केस आया, उसको सीआरपीसी में देखा जाएगा। अब ये है कि क्या जो एफआईआर हैं वह एविडेंस है कि नहीं, तो एफआईआर एविडेंस हैं, लेकिन कैसा एविडेंस है, कार्बोरेटिंग नेचर का, संपोषक साक्ष्य है। याद रखिए, संपोषक साक्ष्य है, सारवान साक्ष्य नहीं है। अब समय आ गया है कि सब्सटेंसिव एविडेंस यानी कि सारवान या मौलिक साक्ष्य और आपका कार्बोरेटिंग एविडेंस या संपोषक साक्ष्य को यहीं बता दिया जाए। देखिए, अब ये अच्छे से समझ लीजिए, कई बार ये क्वेश्चन आता है। अगर कोई साक्ष्य सब्सटेंसिव होगा, सारवान होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वह साक्ष्य अकेले ही पर्याप्त हैं, यानी कि केवल और केवल उस एविडेंस के आधार पर निर्णय दिया जा सकता है। यानी कि आपका कहा जाता है एक बिहारी सब पे भारी, तो एक बिहारी सब पे भारी, दो बिहारी करे मारा मारी और तीन बिहारी तो ट्रेन हमारी। यानी कि आपका वही जानिए कि यहाँ अगर सारवान साक्ष्य है तो अकेले सब पर भारी पड़ेगा और क्या होगा, आपका केवल और केवल इसी आधार पर फैसला क्या किया जा सकता है, सुना जा सकता है। अगर कार्बोरेटिंग नेचर का रहे, संपोषक साक्ष्य रहे, तो ऐसी दशा में वह केवल अन्य साक्ष्यों का सपोर्ट करेगा, समर्थन करेगा और केवल उसके आधार पर कोई निर्णय नहीं सुनाया जाएगा, यानी कि वह सपोर्ट करेगा अन्य एविडेंस का। अब ये आया कि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बने हैं, बस हमें 2 लाइन बताना है कि एफआईआर कैसा एविडेंस है। तो एफआईआर एक कार्बोरेटिंग नेचर का एविडेंस है, यानी कि एक संपोषक साक्ष्य है, अर्थात केवल एफआईआर हो जाने से किसी व्यक्ति को न्यायालय दोष सिद्ध नहीं कर सकता, सजा नहीं दी जा सकती। अब दूसरा क्वेश्चन आपका इंटरव्यू में भी बना है, प्री में भी बना है, वहीं थोड़ा आपको अच्छे से तैयार रखना है। और क्वेश्चन ये बना है कि कब एफआईआर सब्सटेंसिव एविडेंस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि कब एफआईआर सारवान साक्ष्य बन जाता है। तो देखिए, 2 कंडीशन ऐसी हैं जहां की एफआईआर आपका सब्सटेंसिव एविडेंस बन जाता है, सारवान साक्ष्य बन जाता है और उसी के आधार पर आप मने निर्णय दिया जा सकता है। 2 कंडीशन याद रखिए, ये इंटरव्यू और प्री में लगातार पूछा जा रहा है। पहली कंडीशन है, जिस व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज कराई हो, अगर वह व्यक्ति एफआईआर दर्ज कराने के बाद मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है और एफआईआर में उसने अपने मृत्यु के कारणों को बताया हो या उस समव्यवहार की
परिस्थिति को बताया हो जिसमें उसकी मृत्यु हुई हो, तब ऐसी दशा में वह एफआईआर एविडेंस के सेक्शन 32 के क्लास 1 के तहत डीडी मतलब डाइन डिक्लेरेशन या मृत्युकालिक कथन या मृत्युशैया की घोषणा या मृत्युकालिक कथन में या मृत्युकालिक कथन में कन्वर्ट हो जाता है और अब वह एफआईआर संपोषक साक्ष्य न होकर सारवान साक्ष्य बन जाता है। दूसरी कंडीशन आपकी ये है कि जो बातें एफआईआर में लिखी गई हैं वे बातें न्यायालय में प्रूफ कर दी गई हो, साबित कर दी गई हो। तो जब एफआईआर में कही गई बातें न्यायालय में प्रूफ कर दी गई हो तो वह एफआईआर अब क्या बन जाता है? सब्सटेंसिव एविडेंस या सारवान साक्ष्य। अब आइए आपका देखा जाए कुछ विद्वानों की परिभाषा और बेयर एक्ट की साक्ष्य की, क्योंकि विद्वानों की परिभाषा से भी आपका यूपी में क्वेश्चन बना था। देखिए पहले बेयर एक्ट, अब खोलिए एविडेंस का, ये बचा है इसको देख लिया जाए और तब विद्वानों का, ताकि आज एविडेंस क्या है ये समाप्त हो लेक्चर। देखिए आपका क्या लिखा गया है, साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है, यानी कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स वे सभी कथन, यानी कि सभी स्टेटमेंट, वे सभी कथन जिनके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संबंध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की परमिशन देता है, यानी कि अनुज्ञा देता है या अपेक्षा या आशा करता है कि यह व्यक्ति हमारे यहाँ आएगा और अपने मुख से बोले गए शब्दों द्वारा कुछ क्या करेगा, बताएगा। तो फालतू नहीं बताएगा, किस विषय के बारे में, जो विषय जिस विषय पर न्यायालय जांच कर रहा है। ऐसे कथन ओरल एविडेंस कहलाएंगे, मौखिक साक्ष्य कहलाएंगे अगर मुख से बोला जाता है तो। फिर कहा गया है न्यायालय के निरीक्षण के लिए, इंस्पेक्शन के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें जिनमें इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शामिल हैं, ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं। यानी कि जो डॉक्यूमेंट न्यायालय के इंस्पेक्शन के लिए प्रेजेंट किए गए हैं वे डॉक्यूमेंट आपका साक्ष्य कहलाएगा, और जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी शामिल हैं तो कौन सा साक्ष्य कहलाएगा? तो आपका जवाब रहेगा डॉक्यूमेंट्री या दस्तावेज। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हैं वह आपका बनता है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉनिक जो अभिलेख हैं वह आपका कैसा साक्ष्य है। तो इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, दस्तावेजी साक्ष्य हैं और स्पष्ट रूप से इसका वर्णन सेक्शन 3 में एविडेंस की निर्वचन में दिया गया है। अब विद्वान क्या कहते हैं? चूँकि विद्वानों का कोटेशन पहले नहीं आता था, लेकिन यूपी एपीओ में सबसे पहले आपका सामंड की परिभाषा पूछ लिया कि ये परिभाषा किसने दी है, अतः 3-4 विद्वानों का भी कोटेशन आपको हर हाल में याद करना होगा। देखिए पहले सामंड का ही उठाते हैं, ये क्वेश्चन अभी यूपी एपीओ में आया था। सामंड महोदय ये कहते हैं कोई भी तथ्य यानी कि फैक्ट या घटना, कोई भी तथ्य जिसमें प्रमाणकारी बल हो
प्रमाणकारी बल मतलब प्रोबेटिव फोर्स हो, जिसमें प्रमाणकारी बल हो, प्रोबेटिव फोर्स हो, उसी को हम क्या कहते हैं? एविडेंस, प्रमाणिक बल। फिर आपका फिप्सन महोदय, 2-3 विद्वान है, समाप्त कर दिया जाए इसको। फिप्सन महोदय हैं। फिप्सन महोदय ये कहते हैं कि साक्ष्य शब्द का जिस प्रकार न्यायिक कार्यवाही में प्रयोग किया गया है से अभिप्राय है तथ्य, परिसाक्ष्य और दस्तावेज, जिन्हें जांचाधीन तथ्य को साबित यानी कि प्रूफ या ना साबित यानी कि आपका डिसप्रूव करने के लिए वैध रूप से दिया जाता है। फिर आपका सबसे अच्छी परिभाषा स्टीफेन की मानी जाती है। सबसे अच्छी परिभाषा यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो ड्राफ्ट करता है, यानी कि जो खाका बनाए, मसौदा बनाए, स्टीफेन जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन महोदय 1870 में बनाए और उन्होंने भी साक्ष्य शब्द को परिभाषित किया है। इनकी परिभाषा उत्तम मानी जाती है। देखिए ये क्या कहते हैं, साक्ष्य विधि का उचित रूप से अर्थ लगाना न्यायालयों में प्राप्त व्यवहारिक अनुभव को विवादग्रस्त तथ्य के प्रश्नों के विषय में सत्य में जांच करने की समस्या को लागू करने के सिवाय कुछ नहीं है। फिर आपका टेलर महोदय परिभाषित करते हैं साक्ष्य को। टेलर बताते हैं कि साक्ष्य बहस को छोड़कर उन सभी साधनों को कहते हैं जिनके द्वारा किसी बात या तथ्य को साबित या ना साबित किया जाता है, प्रूफ या डिसप्रूफ किया जाता है। जर्मी बेंथम की भी परिभाषा याद रखनी है। जर्मी बेंथम कहते हैं ऐसा तथ्य जिनके मस्तिष्क के सामने उपस्थित होने पर किसी दूसरे तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, एविडेंस कहलाता है। फिर जर्मी बेंथम की जो परिभाषा है वह यूपी में आ चुकी है, उसको अंडरलाइन कर लेना है। साक्षी न्याय के आँख तथा कान होते हैं। इसको अलग से लिख लीजिए। पहला क्वेश्चन यहाँ ये बनता है प्री में भी कि किस विद्वान ने कहा कि जो विटनेस होते हैं, साक्षी या गवाह होते हैं, वह न्याय के आपका आइज और ईयर यानी कि आँख और कान होते हैं। यानी कि न्यायालय स्वयं किसी घटना को नहीं देखता, ये गवाह ही घटना के बारे में किसको बताते हैं? न्यायालय को। तो किसने कहा कि साक्षी न्याय के आँख और कान होते हैं? जर्मी बेंथम ने कहा। केस भी पूछा जाता है, इसका सपोर्ट भी भारत में किया गया है। केस लिख लीजिए। स्टेट ऑफ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज कृष्ण गोपाल। उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेज कृष्ण गोपाल, AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। फिर एक बार देखिए, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज कृष्ण गोपाल, AIR 1988 सुप्रीम कोर्ट। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि साक्षी न्याय के आँख और कान होते हैं। तो विद्वान आए तो जर्मी बेंथम और केस आए तो कृष्ण गोपाल। इस प्रकार आज का एविडेंस का लेक्चर समाप्त होता है। धन्यवाद।